नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये सवाल जवाब का 74वां एपिसोड है और हर सवाल जवाब के एपिसोड की तरह इस बार भी होंगे आपके सवाल और सौदागर के जवाब। लगातार आप लोगों के काफ़ी सवाल आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वीडियो के रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं और कोशिश रहेगी आने वाले समय में फटाफट इसे कवर किया जाए और क्वेरी कंसर्न फॉर्म के जरिए भी आप लोगों में से तमाम लोग जो है अपनी प्रॉब्लम्स को भेज रहे हैं, उसे लगातार सॉल्व करने की हमारी कोशिश है कि जितने जल्दी से जल्दी इन पर्सन कंसल्टेशन आप लोगों को दे दिया जाए। आप में से भी अगर किसी के मन में कोई दुविधा है तो नीचे हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म डाला हुआ है, आप अपनी समस्या को हम तक डायरेक्ट भी पहुंचा सकते हैं। कुछ नए प्रोजेक्ट का, कुछ नए लोकेशन का, कुछ नया वर्क प्रोग्रेस देखना चाहते हैं या कोई डेवलपमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा और आपको भी लगातार रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारियाँ, पुणे शहर से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। आइए सवाल जवाब का सिलसिला चालू करते हैं। राकेश पवार जी हैं, इनका सवाल है, फॉर इन्वेस्टमेंट विच इज़ गुड टू बाई इन डेवलप्ड एरिया और इन डेवलपिंग एरिया। बड़ा अच्छा सवाल है राकेश पवार जी। देखिए, आपका सवाल है और इसको हम कई हिस्से में कैटेगराइज कर सकते हैं, कई हिस्सों में बांट सकते हैं। आप ये पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए डेवलप्ड लोकेशन में इन्वेस्ट किया जाए या फिर डेवलपिंग लोकेशन में। देखिए, आपका गोल क्या है, आप किस तरह के बायर हैं, इन सारी चीज़ों पे ये बातें निर्भर करेगी। आप गोल के बारे में समझ लेते हैं। क्या आप आरओआई के जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो आपका रिकरिंग इनकम है, आप उसे ज़्यादा चाहते हैं या फिर आप कैपिटल एप्रिसिएशन को भी बढ़ाना चाहते हैं? ऑब्वियस है, हर एक इन्वेस्टर यही सोचेगा कि हमें रिकरिंग इनकम भी मिले, यानी कि हमें रेंटल इनकम भी मिलता रहे, और जो कैपिटल एप्रिसिएशन है, यानी कि जो हमने एक एक्स अमाउंट में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, वो भी लगातार बढ़ता रहे। पर ये कहाँ बढ़ेगा, किस तरीके से बढ़ेगा, यह भी समझना आवश्यक है। और जो हमने दूसरी चीज़ आप लोगों के सामने रखी, आप किस तरह के बायर हैं, किस तरह के बायर, यानी कि कई जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं वो कुछ पैसा अपनी तरफ से लगाते हैं और ज़्यादातर हिस्सा वो लोन से जाते हैं, तो ये अलग तरह की कैटेगरी हो गई। कई बार 50-50% का शेयर रहता है कि 50% वो डाउन पेमेंट कर सकते हो, 50% लोन के लिए जा रहे हैं, और कई बार यही जो शेयर है वो 80% से 100% तक ओन कंट्रीब्यूशन हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा डाउन पेमेंट रेडी है। और ऐसे सिचुएशन में जो आपको परचेज करना है उसका भी डिसीजन आप अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। आइए थोड़े में इसे समझते हैं। मान लीजिए अगर आप कुछ पैसा अपने पॉकेट से लगा रहे हैं और बाकी लोन के लिए लेने जा रहे हैं, तो आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है। पहले तो आप किस तरह के बायर हैं, ये चीज़ें समझ लीजिए, उसके बाद भी बाद आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। अब मान लीजिए आप डेवलप्ड लोकेशन में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो पहली चीज़, आपको प्रॉपर्टी जो कॉस्ट होगी वो ज़्यादा होगी, पर हाँ एक ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि वहाँ पे आपको रेंटल यील्ड, लगातार रिकरिंग इनकम आपको मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू डेवलपिंग लोकेशन। क्योंकि आज के समय में जब आपका वर्क फ्रॉम होम चालू है तो ऐसा भी देखने में आया है कि जो रेंटल एक्सपेक्टेशन लोगों की हैं वो ड्रॉप हुई हैं, यानी कि जो रेंटल मार्केट है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं डाउन गया है। तो अगर आप डेवलपिंग लोकेशन में हैं तो यह भी चांसेस हैं कि वहाँ पे रेंटल पे ना उठे, उसमें समय लगे। आप समझने की कोशिश करिए, जरूरी नहीं है कि आपने डेवलपिंग लोकेशन में लिया तो वहाँ पे सिर्फ रेंटल कम आएगा, बस यही मुद्दा है, यही मुद्दा नहीं है। आपको यह भी समझना होगा कि वो टाइम पे प्रॉपर्टी रेंट पे चली जाए, क्योंकि वही जीतता है आखिरी में इन्वेस्टमेंट में जिसका रेंटल लगातार चालू हो, वो नहीं जिसको एक बार में 2000, 3000 या 10% रेंटल इनकम ज़्यादा मिल गया किसी साल और आने वाले 2-3 महीने में खाली रह गया, या शुरुआत के कुछ महीनों में खाली रह गया, तो वहाँ आपका लॉस हो जाता है। वो जो कम आप रेंट देख रहे हैं, अगर वो रेगुलरिटी बनी रहती है तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर वो 3 महीने के लिए भी गैप आ गया तो आप समझिए 10,000 रुपये का भी रेंटल आना है तो 30,000 रुपये का लॉस हो गया, और उसके बाद अगर आपको कोई 2,000 रुपये ज़्यादा भी देता है तो उसे रिकवर करने में 2.5 से 3 साल निकल जाएंगे। तो ये होती है जो लगातार, जैसे आप कोई एसआईपी में पैसे डालते होंगे, म्यूचुअल फंड में डालते होंगे, तो हर महीने जो आपके अकाउंट से कट के उसमें सेविंग होती है, जिस तरीके से वो कैलकुलेशन आप करते हैं वही रेंटल का भी है। तो कोशिश हमेशा ये करिए, रेंटल भले 1,000-2,000 रुपये कम मिले पर वो लगातार जो है चलता रहे। और फैमिली अगर उसे लॉन्ग टर्म पे ले रहे हैं या कोई कंपनी वाले लॉन्ग टर्म पे ले रहे हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा है। बस वहाँ पे उनके क्लॉजेस देख लीजिए, वहाँ पे आपको अप्रिसिएशन हर महीने कितना, हर एनुअली कितना मिल रहा है, ये सारी चीज़ें देख लीजिए। अगर मिनिमम 7% तक, 5 से 7% कोई बहुत लॉन्ग टर्म पे जा रहा है और आपको 5% का भी अप्रिसिएशन दे रहा है तो कोई बुराई नहीं है रेंटल में हर साल, या 7% मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कोई 1-2 साल के लिए लेता है तो आप 10% का क्लॉज डालते हैं। तो ये तो हो गई एक बात कि अगर आपके पास खुद का पैसा है और आप खुद जो है लोन भी लेने जा रहे हैं तो आपके लिए ये लोकेशन चेक करना, क्योंकि देखिए हर लोकेशन का अपना एक इन्फ्लुएंशियल लाइन होता है। अगर आप मान लीजिए, जैसे मैं पुणे वेस्ट की बात कर लूँ,
अगर आप बानेर की बात कर लीजिए, वाकड़ की बात कर लीजिए, हिंजौड़ी फेज 1 की बात कर लीजिए, तो यहाँ का जो इपिक सेंटर बनेगा, इस पूरे लोकेशन में आपको रेंटल यील्ड मिलने की संभावना ज़्यादा होगी। कम ज़्यादा एक अलग चीज़ हो सकता है कि वो यह भी डिपेंड करता है आप किस सेगमेंट की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। कोई आप सिंगल टावर की बिल्डिंग खरीद रहे हैं, कोई आप मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, कई ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं वहाँ खरीद रहे हैं, यानी कि बड़ी सोसाइटी में खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे भी रेंटल फ्लक्चुएट होता है। तो आप ये समझिए कि जो वहाँ पे रेंटल है, कम से कम संभावना ये ज़्यादा रहेंगी कि आपका प्रॉपर्टी रेंट पे उठ जाएगा। दूसरी तरफ क्या संभावना है, अगर आप डेवलपिंग लोकेशन में लेते हैं, जैसे मान लिया आप ताथोड़े की तरफ जाते हैं, पुनौले की तरफ जाते हैं, आप थोड़ा जो है महाड़ूंगे से आगे के हिस्से में जा रहे हैं, तो वहाँ पे कौन से लोग रेंटल पे लेंगे? वही लोग जो हिंजौड़ी में काम कर रहे होंगे, बानेर में काम कर रहे होंगे, बालेवाड़ी में काम कर रहे होंगे, वही लोग जो है अगर उनको रेंटल ऑप्शंस कम मिल रहे हैं या काफ़ी महंगे मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन में, तो ही वो आसपास के डेवलपिंग लोकेशन में जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप प्रॉपर्टी का चयन कर रहे हैं तो आप किस तरह के बायर हैं ये समझ लीजिए, आप अपने पॉकेट से कितना पैसा डाल रहे हैं, और जो वहाँ पे प्रॉपर्टी ऑलरेडी हैं डेवलपिंग लोकेशन में, वहाँ पे रेंटल क्या आ रहा है, आप खुद टेनेंट बन के वहाँ पे 1-2 बार इंक्वायरी कर लीजिए, तो इससे भी आपको ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। लेकिन हमारी सलाह रहेगी, अगर आपके पास डाउन पेमेंट अच्छा है तो आप डेवलप्ड लोकेशन में एक साथ पैसे दे के निगोशिएट करने की कोशिश करिए, वहाँ पे लेने की कोशिश करिए। अगर आपको खुद रहना है तो फिर आप डेवलपिंग लोकेशन में जा सकते हैं, क्योंकि आप खुद यूज़ करेंगे, हो सकता है आपको बड़ी सोसाइटी, बड़ा स्पेस मिल जाए, क्योंकि आपको स्पेस की ज़रूरत हो और आपके पास पैसा ना हो उतना कि आप डेवलप्ड लोकेशन में ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर पाएँ, सारी चीज़ें फिट कर पाएँ। और कई बार ऐसा भी होता है डेवलप्ड लोकेशन में आपको ज़्यादा बड़ी सोसाइटीज़ नहीं मिलती हैं, क्योंकि लगभग सारे लैंड पार्सल डेवलप हो चुके होते हैं, बीच बीच में जो 1-2 एकड़ का लैंड पार्सल बचा होता है वहीं पे डेवलपमेंट चालू होता है। तो ऐसी स्थिति में आप डेवलपिंग लोकेशन में जाएं, और अगर आपके पास डाउन पेमेंट है और आपको लगता है कि आप साल 2 साल में जो है इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो आप डेवलपिंग लोकेशन में भी जा सकते हैं, जहां पे आप डाउन पेमेंट करके वहां पे जो एक एवरेज प्राइस है वहां से नीचे खरीद लीजिए, जिससे कि कल को आपको एक कैपिटल एप्रिसिएशन अच्छा खासा मिल पाए, क्योंकि रियल एस्टेट में कैपिटल एप्रिसिएशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और कहीं ना कहीं वही आपको जो है विनिंग सिचुएशन में ले जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप लोगों इससे काफ़ी लोगों को मदद मिली होगी पवार जी के सवाल से। यदि आपके मन में और कोई दुविधा इससे जुड़ी हुई है तो हमें कमेंट में बताइए, या फिर डायरेक्ट क्वेरी कंसर्न फॉर्म के जरिए हम तक अपनी समस्या पहुंचा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। हर्षद माने जी हैं, इनका सवाल है, कैन यू प्लीज मेक अ वीडियो अबाउट हाउ एन इंडिविजुअल प्लॉट ओनर कैन बी ए रेरा रजिस्टर्ड बिल्डर। देखिए हर्षद जी, जो रेरा रजिस्ट्रेशन करने का क्लॉज है, इस पे जिस तरीके से आपने कहा एक वीडियो बनाया जाए, कोशिश रहेगी डिटेल में किस तरीके से सैंक्शनिंग ली जाती है, क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, जो छोटे छोटे उसके नुआंसेस हैं वो कवर करने की कोशिश रहेगी। थोड़ी मैं आपको बता दें, यदि आपका प्लॉट साइज 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर है और आप 8 फ्लैट से ज़्यादा वहाँ बना रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए रेरा रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। यानी अगर आपको रेरा रजिस्ट्रेशन से बचना है तो वहाँ का जो लैंड पार्सल जिस पे आप डेवलपमेंट करने जा रहे हैं वो 500 स्क्वायर मीटर से कम, और वहाँ पे मैक्सिमम 8 अपार्टमेंट ही होने चाहिए, तो ही जो है आप रेरा सर्टिफिकेट से यानी कि रेरा अप्लाई करने से बच सकते हैं। लेकिन अगर जैसा आपका सवाल है कि कोई इंडिविजुअल ओनर है और वो एक रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, और रेरा कब पिक्चर में आती है, जब आप कोई प्रॉपर्टी बना के बेचने जा रहे हैं, जिससे कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो भी सैंक्शनिंग है, वो पब्लिक डोमेन में रहे, जो भी बायर हैं उसे देख सकें, एसेस कर सकें, उसके बाद वो अपना फाइनल डिसीजन ले। तो अगर सिंपल समझे क्राइटेरिया, तो 500 स्क्वायर मीटर यानी कि लगभग 5,500 गुंठे का अगर आपका प्लॉट है, वो आर जोन में होना चाहिए, जिससे कि आप उस पर आर्किटेक्ट से एक तरीके से लेआउट पास करा सकें, और वही पास्ड लेआउट आप जो है कॉरपोरेशन में या भी जो भी वहाँ की रिस्पेक्टिव बॉडी है PMRDA, वहाँ पे ले जाके सबमिट करके अप्रूवल ले सकें। तो एक तो आर जोन होना चाहिए या तो NA होना चाहिए, और वहाँ पे आपका लैंड पार्सल 5.25 गुंठे के ऊपर, और वहाँ पे प्रॉपर्टी यानी कि फ्लैट्स 8 से ऊपर होने चाहिए, तो आप रेरा रजिस्ट्रेशन लेके उसे बेच भी सकते हैं और होल्ड भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। बी अश्विन जी हैं, इनका सवाल है, देयर आर रूमर्स दैट फ्यू एरियाज नियर अपकमिंग पुणे रिंग रोड विल सून बिकम न्यू रियल एस्टेट हब फॉर इन्वेस्टमेंट्स, प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन इट। देखिए आपने 2 चीज़ें यूज किया है यहाँ पे, विल और सून। देखिए होगा, पर कब होगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, और सून जो आपने यूज किया है, पहले रिंग रोड तो बन जाए। देखिए रिंग रोड बनेगा तो जाहिर सी बात है जो आपके कुछ एक तरीके से लोअर परफॉर्मिंग लोकेशन है वो भी अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे, या फिर जो जहाँ पे लोगों ने खरीद रखा, जैसे आप चाहे बात कर लीजिए वाघोली की, चाहे आप बात कर लीजिए
जो वेस्ट से उर्से से जहाँ से चालू हो रहा है उससे लगा हुआ जो भी हिस्सा है कि जो काफ़ी पहले 2 साल 4 साल 5 साल पहले लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, उनके भी प्रॉपर्टी कॉस्ट में उछाल आएगा, क्योंकि वहाँ से कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाएगी। और कुछ ऐसे बेल्ट भी नए डेवलप होंगे जहाँ से लोगों को कनेक्टिविटी अच्छी मिल पाए। बीच बीच में हो सकता है आईटी सेक्शन वगैरह भी डेवलप हो, जैसा कि रिंग रोड का प्लान है। लेकिन रिंग रोड पहले बने, कुछ हिस्सों में बनना चालू हो, हमें दिखे, तभी हम उस पर कुछ दांव लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए बिल्डर क्या करता है, बिल्डर एक नई नई चीज़ें लेके आता है आपके सामने कि नया हब बनेगा, यहीं से रिंग रोड जाएगा, आप यहाँ प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करिए, और इस लपेटे में जो है 20-30% लोग आ जाते हैं, 20-30% बायर आ जाते हैं, और बिल्डर का हो जाता है काम तमाम। यानी कि वो अपना माल वगैरह जो भी है उसके पास इन्वेंट्री, वो बेच के निकल जाता है, और फंसता कौन है? खरीदार। तो हमेशा जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस पर बात करिए, और जो होने वाला है वो होगा, लेकिन कब होगा ना आपको पता है ना हमें पता है। इसलिए अपने पैसे को दांव पे वहीं लगाएं जहां पे आपको चीज़ें दिख रही हो, रोड का डेवलपमेंट चालू हो, तब भी भरोसा कर सकते हैं। पर वो रोड बनेगा, यहाँ से डीपी रोड है, यहाँ से आरपी रोड है, ये सब चीज़ें लगातार रीजनल प्लानिंग रोड, डेवलपमेंट प्लानिंग रोड, ये सब बहुत पुरानी चीज़ें हो गई, और मैंने कुछ खास जो है बदलते हुए देखा नहीं है 4-5 सालों में पुणे जैसे शहर में। सिर्फ डेवलपर ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रॉपर्टी का पोजीशन दे देता है, उसका काम खत्म हो जाता है, उसके बाद सारी जिम्मेदारी सोसाइटी की आ जाती है, यानी कि आप लोगों के ऊपर आ जाती है। तो कभी भी किसी बहकावे में मत आइए। जो डेवलपमेंट दिख रहा है या जो डेवलपमेंट शुरू हुआ है उस पर ही भरोसा करके अपने गाढ़ी कमाई का पैसा, अपनी मेहनत के पैसे को इन्वेस्ट करिए। आगे चलते हैं। गणेश सोनावने जी हैं, इनका सवाल है, योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज अनमैचेबल, सेटिंग न्यू स्टैंडर्ड टू ऑल। आई हैव 2 क्वेश्चन एज फॉलोज। पहली चीज़ तो गणेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और आपका पहला सवाल है, फ्यू डेज अगो आई हैव रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम बिल्डर रिक्वेस्टिंग टू विजिट द ऑफिस टू साइन डॉक्यूमेंट फॉर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। एज पर CRM, once 50% अपार्टमेंट्स आर सोल्ड देन बिल्डर हैज़ टू स्टार्ट दिस प्रोसेस। Can you please explain the rules and regulations for this? Considering current pandemic situation, isn't responsibility of builder or government authorities that any such act must not be executed? देखिए गणेश जी, जो आपका पहला सवाल है, ऐसा है रूल कि अगर 50% प्रॉपर्टी सोल्ड हो जाती है किसी भी प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पे सोसाइटी फॉर्मेशन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। पर जैसा आपने कहा कि जो ये पेंडेमिक की सिचुएशन है जहाँ पे फिजिकली आना जाना इतना मुश्किल है, तो इसे थोड़ा पोस्टपोन भी किया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। या फिर कुरियर के जरिए आप उस डॉक्यूमेंट को अपने पास पहुँचा ले सकते हैं और वहाँ साइन करके उन तक भी पहुँचा सकते हैं, ये भी एक माध्यम है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ यह भी होती है कि डेवलपर हमेशा इतने जल्दबाजी में क्यों होता है सोसाइटी फॉर्म करने के। पहली चीज़, जब आप एग्रीमेंट करते हैं तो वहाँ पे सारे क्लॉजेज मेंशन होते हैं। मान लीजिए कोई बड़ी सोसाइटी है, बड़ा टाउनशिप है, वहाँ मल्टीपल सेगमेंट बन रहे हैं, तो वहाँ पे संभावना ये रहती है कि जब वो प्रोजेक्ट चालू हुआ है और आने वाले समय में जब डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पे FSI इंक्रीज़ होगी, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी और गवर्नमेंट साल 2 साल में वहाँ की FSI को लगातार जो है बढ़ाता रहता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को कम से कम जगह में जो है सेटल किया जा सके। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, मान लीजिए बड़ा सोसाइटी है, एक सेगमेंट बन रहा है और इसे 3 साल में डेवलपर पोजीशन दे देता है, उसके बाद नया सेगमेंट लॉन्च करता है, तो यहाँ उस लोकेशन का जो FSI इंक्रीज़ होगा तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का भी होगा जिस पे उसने पोजीशन दे दिया या फिर देने वाला है। तो यहाँ का जो डेवलपमेंट राइट है उसे ट्रांसफ़र करके दूसरे वाले सेगमेंट पे वो यूज करेगा, यानी कि जो नया प्रॉपर्टी नया सेगमेंट लॉन्च कर रहा है वो। अब यहाँ का जो ये डेवलपमेंट राइट यहाँ यूज करेगा, उसी को TDR कहा जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। अब यहाँ का FSI इंक्रीज हुआ तो यहाँ का भी हुआ, यानी कि अब इस सेगमेंट के मुकाबले जो पहले बना हुआ था उससे पॉपुलेशन डेंसिटी कहीं ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ फ्लैट्स बढ़ेंगे। जैसा आज के समय में आपको देखने में आ रहा है, 30 फ्लोर की 40 फ्लोर की बिल्डिंग एक आम बात अब हो जाएगी, आपको देखने को मिलेगा। जितने भी नए प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे 30, 32, 35, 40 माले के रहेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि FSI इंक्रीज हो गई है। अब मैं ये चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर डेवलपर ने ये सारे क्लॉज आपके एग्रीमेंट में डाल रखे हैं और फटाफट आपसे सोसाइटी फॉर्मेशन के जो पेज हैं उस पर साइन लेके रखेगा, जैसे ही उसका एक तरीके से पोजीशन आ जाएगा, वो पोजीशन आते ही क्या करेगा, 1 साल का या 1.5 साल का जो मेंटेनेंस आपसे एडवांस लेके रखा है वो पूरा करेगा और तुरंत सोसाइटी फॉर्म करके आप लोगों को हैंड ओवर कर देगा। सोसाइटी तो वो फॉर्म कर देगा तुरंत ही पोजीशन देते ही, पर वो हैंड ओवरिंग प्रोसेस जो है वो 1.5 साल, जैसे वो जो एडवांस आपसे मेंटेनेंस लिया गया वो समय अवधि पूरा होते ही उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।
उसके बाद जो समस्याएं जो चीज़ें वो आप झेलिए, लेकिन वहाँ की जो मलाई है वो डेवलपर खाता रहेगा। इसीलिए बीच में एक बात जो है सामने आई थी कन्वेंस डीड की, उस पर भी हमने काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ था। पहले आपके अगले सवाल पे बढ़ चलते हैं। आपने दूसरा सवाल पूछा, आई हैव हर्ड दैट नाउ अपार्टमेंट ओनर्स कैन बी ओनर ऑफ द अपार्टमेंट लैंड विदाउट डूइंग कन्वेंस डीड, प्लीज कमेंट ऑन दिस। देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता है। कन्वेंस डीड क्या है? अब आप कह रहे हैं अपार्टमेंट ओनर जो है लैंड ओनर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भाई? सबके फ्लैट की साइज अलग अलग है और आप डायरेक्ट एक ओनरशिप कैसे दिखा सकते हैं? किसी भी फ्लैट ओनर का डायरेक्ट लैंड ओनरशिप नहीं होता है। ये जो पूरी आपकी सोसाइटी होती है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इसका कन्वेंस डीड होता है या फिर डीम्ड कन्वेंस होता है। इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में आपने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, तो जब वो उसके पूरे राइट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और प्रॉपर्टी कार्ड पे भी इस सोसाइटी का नाम आ जाएगा, तो आप एक शेयर होल्डर बनेंगे। यानी कि अगर इस पूरे प्रॉपर्टी की मान लीजिए चाहे कॉस्ट में समझ लीजिए चाहे लैंड के एरिया में समझ लीजिए, मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का जो है एक तरीके से शेयर सर्टिफिकेट आपको मिलता है कि आप इतने % ऑफ द प्रोजेक्ट के एक तरीके से ओनरशिप आपके पास आ गई, पर डायरेक्ट लैंड ओनरशिप नहीं आती है। तो वो शेयर सर्टिफिकेट से फायदा क्या होता है? जब कल को रिकंस्ट्रक्शन होता है, रीडेवलपमेंट होता है, तो आपको किस प्रोपोर्शनेट में एरिया मिलेगा या पैसे मिलेंगे उसी पे जो है डिपेंड करता है। और आपने कितने बड़े फ्लैट को खरीदा इस पे भी डिपेंड करता है कि आपने छोटा 2 BHK लिया है, 1 BHK लिया है या बड़े साइज का 3 BHK लिया है, जो भी इन्वेंट्री वहाँ पे अलग अलग साइजेस की है उस प्रोजेक्ट में। अब देखिए जो आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट लैंड ओनर बन जाएगा, ये तो आप कैसे, ये तो ऐसी बात होगी पैराशूट से उतार दिया जाए, ये असंभव है। पहले कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का कन्वेंस डीड होना इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या होता है? कन्वेंस डीड के लिए क्या है? सारे राइट डेवलपर को या फिर जो भी वहां का लैंड ओनर है उसे उस सारे राइट को ट्रांसफर करना होता है सोसाइटी को, और सोसाइटी फिर बढ़े हुए FSI को यूटिलाइज कर सकता है। कुछ एमिनिटीज एरिया अगर वहां पे छोड़े गए हैं तो उसे रेंट पे दे के उसके मेंटेनेंस को रिकवर कर सकता है। लेकिन डेवलपर करता क्या है? डेवलपर ये होने नहीं देता है, वो चाहता नहीं है कि कन्वेंस डीड हो, क्योंकि कन्वेंस डीड होगा तो बढ़े हुए FSI का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा डेवलपर। इस वजह से जो है आपका कन्वेंस डीड नहीं होता। आज की डेट में अगर आप देखें, जो पिछला सर्वे जो आया था जिस पे हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ था, लगभग 60,000 से ज़्यादा फ्लैट ऐसे हैं, प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे कन्वेंस डीड अभी तक नहीं हुआ है। इसके कई कारण हैं। एक तो काफ़ी पेचीदगी है, चार जो है ऑफिसेज़ में विजिट करना, और कई बार जो है लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, काफ़ी कम फ्लैट ओनर को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो लोग इसे प्रोलॉन्ग कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और इसका जो लेंदी प्रोसेस यानी पेपर वर्क में जो टाइम लगता है, एक एक जगह जाना, उसे अप्लाई करना, तो कभी 4 महीने लग रहे हैं, कभी साल लग रहा है, कभी 2 साल, तो बीच में ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो भी मेंबर उसमें लगे हुए हैं वो उसे छोड़ देते हैं कि यार कौन इसके पीछे पड़े, अपने भी काम है। और कई बार यह भी देखने में आया है कि सारी चीज़ें देने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जाके चीज़ें अटक गई हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने 2017 में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की, जो कि 2010 का ही एक नया प्रारूप था। 2010 में भी इन चीज़ों पे बात की गई थी कि एक डीम्ड कन्वेंस कर दिया जाए। अब ये डीम्ड कन्वेंस क्या होता है? डीम्ड कन्वेंस ये है कि आपको DDR के पास जाना होता है। DDR क्या है? डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार। आप उसके पास जाएंगे और आप सारे ओनर ये दिखाएंगे कि ये देखिए हमारा सेल डीड हो चुका है, हमारा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म हो चुका है, और हमने कई लीगल नोटिसेस भी डेवलपर को भेज चुके हैं कि यहाँ पे कन्वेंस डीड किया जाए, पर डेवलपर ने नहीं किया है। फिर DDR करेगा क्या? डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार क्या करेगा? बुलाएगा डेवलपर को, डेवलपर का भी पॉइंट सुनेगा, आपकी भी पॉइंट सुनेगा, आपके पेपर क्योंकि आपके हाथ में होंगे, सारे ओनर आपके साथ होंगे, तो वहाँ पे एक ऑर्डर आ जाता है जिसमें आपको कन्विंस कर दिया जाता है, और इस तरह के कन्विंस को डीम्ड कन्विंस कहा जाता है। इसमें भी कई बार समस्याएं आती हैं। फिर आप जाते हैं रजिस्ट्रार के पास, सब रजिस्ट्रार के पास, वहाँ से अपना ये कन्वेंस डीड कराने, यानी कि उसका पेपर लेने, तो वहाँ पे ये चेक किया जाता है कि जो आपके सैंक्शन प्लान है, जितना एरिया उसमें दिखाया गया था, क्या उतना एरिया है। कई बार उसमें थोड़ा सा भी फेरबदल रहा तो भी समस्याएं आती हैं। कई बार जो है ये DDR की बात ना मानते हुए डेवलपर हायर कोर्ट में भी चला जाता है, तो भी चीज़ें खिंच जाती हैं। तो एक तमाम समस्याएं हैं। हमारी सलाह आप लोगों से रहेगी कि आप कन्वेंस डीड के बारे में समझें, लॉयर से मिलें। कई आउटसोर्स बॉडी भी हैं जो कन्वेंस डीड कराती हैं सोसाइटीज़ की, उनसे डिस्कस करिए। जो भी पैसे लगते हैं, जैसे भी लगते हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म होने के 4 महीने के अंदर कन्वेंस डीड होना चाहिए। पर ये कई जगहों पे हम लोग यूँ इसलिए फंस जाते हैं, या तो कई बार ऐसे क्लॉजेज हमारे एग्रीमेंट में होते हैं, या फिर डेवलपर की मंशा नहीं होती कि वो कन्वेंस डीड करे। तो आप लॉयर से सलाह लीजिए, आप लोग एकजुट होइए
और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म होने के बाद कोशिश करिए कि जल्द से जल्द कन्वेंस डीड हो जाए या फिर डीम्ड कन्वेंस आप लोग कराएं अगर आपने लीगल नोटिस डेवलपर को भेज दिया है और डेवलपर नहीं मान रहा है तो। आगे चलते हैं, अमित कोलोखे जी हैं, इनका सवाल है, कालोखे जी हैं, सॉरी अगर आपका नाम गलत प्रोनाउंस हो रहा हो। सर एग्रीमेंट के टाइम पर नो पार्किंग लेकिन बाद में ओपन पार्किंग मिल सकती है क्या? महारेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में इसके लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे क्या? देखिए पहली चीज़, ओपन पार्किंग के लिए कुछ पैसे नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी महारेरा ने कुछ क्राइटेरिया बनाई हुई है। जैसे 300 350 स्क्वायर फीट से अंदर का अगर कारपेट का फ्लैट है तो ज़रूरी नहीं कि उसको पार्किंग देना मैंडेटरी है, तो वहाँ पर जो है एक लूप होल है जहाँ डेवलपर बच जाता है। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि भले ये कहा जाता है कि पार्किंग बेच नहीं सकता, पर वो जो आईडीसी होता है यानी कि जो आपका इंफ्रा डेवलपमेंट चार्जेस होता है उसके अंतर्गत वो कोई ना कोई पार्ट जोड़ लेता है जिसे पार्किंग के लिए ही वो लेता है, लेकिन आपको बताया जाता है ये आपका सोसाइटी फॉर्मेशन के लिए है, ये जो इंफ्रा डेवलपमेंट हमने किया उसके लिए है, वन टाइम जो है आपका जितने भी एमिनिटीज़ वगैरह दिए उसके चार्जेस हैं, पर उसी के अंदर वो पार्किंग के चार्ज भी जोड़ लेता है। तो कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती है, बस उसका नाम बदल दिया था। बाइफर्केशन मांगेंगे तो पार्किंग का बाइफर्केशन छोड़ के बाकी सारी चीज़ों का आपको लिस्ट पकड़ा दिया जाएगा। तो इस तरीके से होता है। और अगर वो छोटे साइज़ का फ्लैट, एक बार वो क्राइटेरिया भी आप देख लीजिए, तो ये बिल्डर के ऊपर कंपल्सन नहीं है कि वो आपको पार्किंग दे ही, लेकिन अगर वहाँ पे एक्स्ट्रा पार्किंग है और बाद में आप बात कर सकते हैं कुछ पैसे लेके या किसी तरीके से अनऑफिशियल पैसे लेके डेवलपर आपको अलॉटमेंट लेटर पे वो चीज़ें दे दे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि पार्किंग तो हर किसी को ज़रूरत लगती ही है कभी ना कभी। तो आपको पार्किंग ये एग्रीमेंट के पहले डिस्कस करना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कवर्ड का पार्किंग आपको नहीं मिल रही है तो एटलीस्ट ओपन पार्किंग मिल जाए, क्योंकि सोसाइटी फॉर्म होने के बाद ऐसा देखने में आया है कि जो ओपन पार्किंग है उसे भी कवर्ड कर लिया जाता है या सेमी कवर्ड कर लिया जाता है। तो कभी भी जब ऐसी चीज़ें आपके मन में उठ रही हैं तो कोशिश करिए बुकिंग के समय या फिर बुकिंग के बाद एग्रीमेंट के पहले इन समस्याओं को सुलझा लीजिए। प्रदीप चौहान जी हैं, इनका सवाल है, कैन यू टेल व्हाट रेंट इज गोइंग ऑन फॉर 1 BHK फ्लैट नियर इयन IT पार्क, ऑल्सो व्हाट इज फ्यूचर ऑफ गोदरेज रिवर ग्रीन प्रोजेक्ट, इज इट गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट? देखिए प्रदीप जी, जो हमने सबसे पहला सवाल लिया डेवलप्ड लोकेशन और डेवलपिंग लोकेशन का, उससे मिलता जुलता आपका सवाल है। आप कह रहे हैं 1 BHK का रेंट क्या है खराड़ी में, तो खराड़ी में 1 BHK का रेंट 12,000 भी है, 16,000 भी है, 18,000 भी है। अब ये वेरी क्यों कर रहा है, जैसा हमने पहले आपको बताया, डिपेंड करता है कि वो प्रोजेक्ट की साइज़ क्या है, वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लोकेटेड कहाँ पे है और उसका स्पेस कितना बड़ा है 1 BHK का, क्योंकि 1 BHK जो है 400 स्क्वायर फीट के कारपेट में भी बन रहे हैं, आपका 500 स्क्वायर फीट के भी कारपेट में बन रहा है, और आज के समय में 350 स्क्वायर फीट में भी 1 BHK बनाया जा रहा है। अब मान लीजिए कोई गुंठेवारी एरिया है, वहाँ पे एक छोटी बिल्डिंग है, भले ही सैंक्शनड है, वहाँ पे 1 BHK निकाला गया है तो वहाँ पे 1 BHK का रेंटल कम होगा। मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं, बड़ी सोसाइटी है, बड़े 1 BHK वहाँ दिए गए हैं तो वहाँ पर आपका रेंटल जो है बढ़ जाएगा। अब रही बात जो रिवर ग्रीन के फ्यूचर की आप बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ मान के चलिए, अगर आपके पास डाउन पेमेंट अच्छा है और आपको कुछ डेवलप लोकेशन के आसपास बिल्कुल नहीं मिल रहा है तो ही आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। या फिर अगर आपके पास डाउन पेमेंट अच्छा और आप, जैसा हमने पहले भी कहा कि आप लगातार इन्वेस्ट करते हैं 2 साल 3 साल में, तो बिल्कुल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास डाउन पेमेंट होगा तो आप अच्छा खासा नेगोशिएट भी कर पाएंगे। तो जो वहाँ की एवरेज प्राइस होगी उससे नीचे आप लेंगे तो पोजीशन के टाइम पे या वहाँ पे 2-3 साल उसे रेंटल पे देने के बाद आपको कैपिटल एप्रिसिएशन अच्छा खासा मिलेगा, उस टाइम पे आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैक्सिमम अमाउंट लोन के लिए जा रहे हैं तो वो उन्हीं को करना चाहिए जिनको प्रॉपर्टी डेवलप लोकेशन में मिल नहीं रहा, उनके पास बजट उतना नहीं है, तो ऑब्वियस है कि वो नियर बाई लोकेशन में जाएंगे, तो उनके लिए भी ये ऑप्शन सुटेबल हो सकता है। आशा करते हैं साथियों आप सबको सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। आपके मन में जो भी दुविधा है वो क्वेरी कंसर्न फॉर्म के जरिए हम तक पहुंचाइए, कमेंट में लिख के बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको लगातार रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहें। यदि आप किसी प्रोजेक्ट में बुक कर चुके हैं और वहाँ का वर्क प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, उसका भी रिक्वेस्ट आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द उसे कवर करके आप लोगों के सामने लाया जाए। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।